हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल बीकन। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पॉलिटिकल थॉट ऑफ एम एन रॉय एंड इन दैट बट पॉलिटिकल थॉट एज वेल अबाउट स्पेसिफिकली रेडिकल ह्यूमनिज्म। देखिए, जब हम एम एन रॉय की बात करते हैं तो एम एन रॉय की जब हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले तो वो रिवॉल्यूशनरी रहे। रिवॉल्यूशनरी के बाद वो बने कम्युनिस्ट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट रहे। उसके बाद वो थॉट लेके आए अपने रेडिकल ह्यूमनिज्म का। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रेडिकल ह्यूमनिज्म। आज हम एम एन रॉय के रेडिकल ह्यूमनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं उनका क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म। सबसे पहले वो बहुत ही तगड़े कम्युनिस्ट रहे। वो जो हैं लेनिन को भी उन्होंने अपोज किया रिगार्डिंग दी स्कोप एंड दी व्यू रिगार्डिंग द कॉलोनियल सिस्टम। कॉलोनियल सिस्टम में हम रेवोल्यूशन किस तरीके से लाएंगे, उस ड्राफ्ट के ऊपर क्रिटिसाइज किया लेनिन को। तो काफ़ी तगड़े लीडर रहे और मैं ये कह सकता हूँ कि कॉमिंटर्न के अंदर वो एशिया के सबसे महत्वपूर्ण लीडर थे उस समय पे। बहरहाल फिर उन्हें बाद में ये चीज़ समझ आ गई कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उन्होंने अपने व्यूज़ बदले। क्या कारण रहा, किस तरीके से उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, तो सबसे पहले जानते हैं। उन्होंने जब कम्युनिज्म को देखा यूएसएसआर के अंदर तो उन्होंने कहा कि देखो, पार्टी जो है वो ऑथोरिटेरियन हो गई है। पार्टी का एम क्या था कि वो वर्कर क्लास के लिए लिबर्टी लेके आएंगी, उनके लिए अच्छी सरकार बनाएंगी, उनके लिए अच्छा एक सिस्टम बनाएंगी। पर ऐसा नहीं था। एक तो ऑथोरिटेरियन हो गई थी, सारी चीज़ें पार्टी के हिसाब से चल रही थी, और दूसरी चीज़ जो डिसेंट था उसकी कोई भी जगह नहीं थी, किसी भी तरीके से विद्रोह की जगह नहीं थी। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि मार्क्स ने कहा है कि हर एक चीज़ जो है वो इकोनॉमिक कारण से हुई है। हिस्ट्री के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, इकोनॉमिक कारण की वजह से हुए हैं, जिसको कहते हैं मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री गिवन बाय मार्क्स। बट एम एन रॉय का कहना था कि इस वजह से तो आप ह्यूमन की जो वैल्यू है वो गिरा रहे हैं। ह्यूमन के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। ह्यूमन सिर्फ पैसे से ही थोड़ी काम करता है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान सम्मान, इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। पर आपने तो सिर्फ इकोनॉमी से रिलेट कर दिया उसको। तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि ये चीज़ दिक्कत देने वाली है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही, ना तो सोशलिज्म ना कम्युनिज्म, बट सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया जो है वो है फ्रीडम का। एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर अगर फ्रीडम मिल रही है तो वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसलिए उन्होंने दूसरी चीज कही कि आप एक और बात बता रहे हैं, मार्क्सिस्ट मॉडल ऑफ रेवोल्यूशन, कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो एक साथ उठ खड़े होंगे और उठ खड़े होने के बाद हथियार उठाएंगे और सब कैपिटलिस्ट को मार डालेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इतना जो व्यू अपना बता रहे हैं कि पूरी दुनिया के वर्कर्स एक साथ आएंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे, तो पुलिस वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कैपिटलिस्ट हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। अब इसी को दूसरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं, 5,000 की एक भीड़ को 500 पुलिस वाले खदेड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों के पास पावर है, एंड पुलिस वाले आर लाइक पार्ट ऑफ स्टेट, है ना। पुलिस वाले किसके पार्ट है? स्टेट के पार्ट है, राज्य के पार्ट है। राज्य कौन सा? पॉलिटिकल साइंस वाला। तो स्टेट हमेशा से पावरफुल रहेगा। आप जो रिवॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट जो है वो एक मशीनरी है, पावरफुल मशीनरी, और उसके सामने रिपेल करना, रिवॉल्यूशन करना आसान नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि कोई भी सिस्टम हो किसी भी तरीके का, उसको मैं इसी बेसिस पे जज करूंगा कि वो ह्यूमंस को कितनी जो है फ्रीडम दे रहे हैं, कितना उनके पास जो है फ्रीडम दी जा रही है। आगे चलते हैं और जानते हैं हिज ह्यूमनिस्ट मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। उनका मानना था कि ह्यूमनिस्ट मॉडल होना चाहिए। तो किस तरीके से? पहली चीज उन्होंने बोला कि देखो, कुछ भी स्पिरिचुअलिज्म जैसा नहीं है, कुछ भी नेशनलिज्म जैसा नहीं है, कुछ भी कम्युनिज्म जैसा नहीं है, सिर्फ मटीरियलिज्म है। अब ये मटीरियलिज्म कार्ल मार्क्स वाला मटीरियलिज्म नहीं है। इसका मतलब है फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब मेरा भौतिक जो बोल सकते हैं हम अस्तित्व, उसको यहाँ पे उन्होंने मटीरियलिज्म के बेसिस पे कहा है। उन्होंने कहा कि जो मैं न्यू ह्यूमनिज्म ला रहा हूँ, जो मेरा रेडिकल ह्यूमनिज्म है, उसका पहला बेस है रैशनैलिटी, लॉजिक होना चाहिए। जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें लॉजिक है या नहीं। दूसरी चीज़ मोरालिटी होना चाहिए, जो भी काम है वो मोरल है या नहीं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीडम के बेसिस पे होना चाहिए। इंसान जो है वो किसी न किसी तरीके से अपनी भौतिक ज़रूरतों के लिए लड़ रहा है। ह्यूमन इज स्ट्रगलिंग फॉर मटीरियल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस, टू बी वेरी मच लूसिड अबाउट इट। तो पहली चीज तो ये देखिए कैसे, जब हम सेवेज प्लेन पे देखते हैं, एकदम लोअर प्लेन पे, तो हम हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, धन दौलत, ऐशो आराम, ये हमारी वांट्स हैं। दूसरी चीज अगर हायर प्लेन पे देखें तो हमें चाहिए स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कोई मेरी बात सुने, कोई मेरे लॉजिक समझे, कोई मेरे व्यूज को समझे, कोई मुझे क्रिटिसाइज करे तो भी किस पे करे? मेरिट्स पे करे। दिस इज माई फ्रीडम, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस। मेरे पास फ्रीडम है कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, कंटेंट नहीं बोलूंगा, बेसिकली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग थ्रू यूट्यूब। तो ये मेरी फ्रीडम है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो ये मेरी क्या है? हायर प्लेन पे डिमांड है। बेसिक डिमांड मेरी भी आप लोगों की तरह ही है, रोटी, कपड़ा, मकान, थोड़ा पैसा, ये सारी चीज़ें। तो दोनों के अंदर हम क्या चाह रहे हैं कि
हम हमारी मटीरियल एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। यही बेस था। तो फ्रीडम वॉज द बेस फॉर द रॉयज साइंटिफिक पॉलिटिक्स। रॉय का जो साइंटिफिक पॉलिटिक्स का बेस है वो क्या है? फ्रीडम है। उन्होंने सीधी चीज बोली कि मैं ऐसी सारी आइडियोलॉजी को खारिज करता हूं जो इंसान को सॉवरेनिटी नहीं देती। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? दैट नथिंग इंटरनल और एक्सटर्नल कैन इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन। आंतरिक और बाहरिक दोनों ही तरीके के जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। तो यही चीज़ उन्होंने बोली कि इंसान को सॉवरेनिटी होनी चाहिए। नया सोशल ऑर्डर जो है वो किसके बेसिस पे होना चाहिए? सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इंसान के पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए। किस तरीके से इसको लेके आएंगे? बाय द मीन्स ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी। पार्टी लेस डेमोक्रेसी उनका होना चाहिए। देखिए उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, पॉलिटिक्स इज एज ओल्ड एज organized social life. It should therefore be realized that politics and parties are not invariably related to each other, nor they have been together. कहने का मतलब ये है कि पार्टी को और पॉलिटिक्स को दोनों को अलग अलग रखो। जो आज के समय पे आप कहते हो कि बिना पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ही आराम से पॉसिबल है। और उल्टी एक चीज हम देखें तो पार्टी पॉलिटिक्स जो है, पार्टी सिस्टम जो है, वो इंडिविजुअल को सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा पॉलिटिकल एक्शन के लिए। क्योंकि राइट टू वोट ही नहीं हुआ ना, सिर्फ राइट टू वोट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। और पार्टी सिस्टम वो किस चीज की तरफ लेके जा रहा है? डिसऑनेस्टी एंड करप्शन इन पब्लिक लाइफ। कैसे? क्योंकि आप जितनी भी पार्टी देखिए उसमें आप एक लीडर को वोट कर रहे हैं, एक लीडर को आपने ऊपर बैठा रखा है, आप चाहते हैं कि आप उसकी तरह बनना चाहते हैं या उसको सत्ता के अंदर देखना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली आप वोट तो एक ही इंसान के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक लाइफ का कुछ है नहीं, लोगों की लाइफ का कुछ है नहीं। इट इज अबाउट अ पार्टी, इट इज अबाउट अ लीडर। तो ये इस तरीके से डिसऑनेस्टी है और करप्शन है। इसकी जगह होना क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पार्टिसिपेंट होने चाहिए उसमें। ठीक है, पार्टिसिपेंट कौन होंगे? सिटीजन्स होंगे। तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम हटा सकते हैं। अब क्या किया जाएगा? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खोले जाएंगे छोटे छोटे एकदम बेस लेवल पे, जो कि क्या होंगे? फ्री होंगे और वॉलेंटियर एसोसिएशन होंगे। यहाँ पे जो है इन कमिटी के अंदर लोग एक दूसरे के साथ इंक्लूड होंगे, अपनी जो सॉवरेन आइडेंटिटी है उसको एक्सरसाइज करेंगे। जैसे एकदम लोकल लेवल पे है, मान के चलिए ये एक्स विलेज है जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई, इसमें मैं प्लस मेरे जैसे जितने भी सॉवरेन इंडिविजुअल हैं सारे साथ में बैठेंगे, डिसीजन लेंगे कि आगे किसको सत्ता दी जानी चाहिए, उसका डिसीजन क्या होना चाहिए, उस पर कौन सा काम किया जाना चाहिए। और ये मुझे भी कॉन्शियस करेंगे मेरे राइट्स के बारे में और मैं भी बाकी सबको कॉन्शियस करूंगा। और इसी तरीके से स्टेट जो है आज के समय पे सेंट्रलाइज्ड यूनिट है, ऊपर की तरफ से सारे डिसीजन लिए जाते हैं, उसकी जगह वो एक एडवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बन जाएगा जो कि कोऑर्डिनेट करेगा और सिर्फ सुपरवाइज करेगा, ध्यान देगा कि क्या क्या चीजें हैं। मेजर पॉलिसीज कौन फॉर्मुलेट करेगा? पॉलिसीज विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द पीपल। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, पार्टीलेस डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर उन्होंने एनविसाज किया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या एम.एन. रॉय के जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो आज के समय पे एप्लीकेबल है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? So this was all about today's video lecture. I hope you liked it. If you liked our video lecture, please like, share and subscribe. Thank you very much for watching and see you in the next lecture. Bye bye.